मॉर्निंग एवरीबॉडी। कल हमने फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध ज्ञात किया था। आज की क्लास में हम गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंबों का निर्माण कैसे होता है, किस प्रकार होता है, वह ज्ञात करेंगे। तो आज हम पढ़ रहे हैं गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंबों का निर्माण। गोलीय दर्पणों, अब गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण भी आता है, उत्तल दर्पण भी आता है, तो दोनों से ही प्रतिबिंबों का निर्माण कैसे होगा वह आज की क्लास में हम देखेंगे। तो गोलीय दर्पण में आते हैं एक अवतल एवं उत्तल दर्पणों से प्रतिबिंबों का बनना। प्रतिबिंबों का बनना। तो प्रतिबिंब बनने के लिए आवश्यक है कि जब दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी जाती है तो उस वस्तु से जो प्रकाश किरणें चलती है तो उनमें से कोई भी दो प्रकाश किरणें या दो से अधिक प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसी स्थान पर या उसी बिंदु पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। एक बार और हम समझे इसको कि यदि कोई दर्पण रखा हुआ है और उस दर्पण के सामने कोई वस्तु है, कोई दर्पण रखा हुआ है और उस दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हुई है, तो उस वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दो या दो से अधिक जब दर्पण से परावर्तित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह जिस बिंदु पर मिलती है उसी बिंदु पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। देखो कैसे, जैसे सपोज हमने माना कि ये कोई दर्पण है, अवतल दर्पण, और ये अवतल दर्पण हमने ले लिया और ये इस अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष है। इस अवतल दर्पण का ये वक्रता केंद्र C है और ये इसका फोकस F है, जिनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। हम बात करें जैसे सपोज यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है, तो ये दर्पण के सामने वस्तु हो गई, तो इस वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण, पहली किरण मैंने मान ली मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, यहां से इसका परावर्तन हुआ और ये किरण यहां से होकर गुजर गई। पहली किरण तो ये हो गई। दूसरी किरण सपोज हमने मान लिया ये मुख्य अक्ष से होकर गुजर रही है, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ये मुख्य फोकस से होकर जाती है और परावर्तन के पश्चात यहां से इसका परावर्तन हो गया, मुख्य अक्ष से समांतर हो जाती है और ये दोनों किरणें, ये वाली किरण, ये परावर्तित पहली परावर्तित किरण, ये दूसरी वाली परावर्तित किरण इस बिंदु पर आकर मिल रही है, तो यहाँ पर ही प्रतिबिंब का निर्माण होगा। ये प्रतिबिंब बना, ये प्रतिबिंब AB जो था ये यहाँ पर बन रहा है, ये A इस जगह था तो ये यहाँ पर प्रतिबिंब बना, तो A और B मतलब प्रतिबिंब क्या बन रहा है, ये प्रतिबिंब सीधा था, ये प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। और ये जो प्रतिबिंब है इस प्रतिबिंब की अपेक्षा ये क्या है, छोटा है, तो ये प्रतिबिंब क्या बनता है, उल्टा बनता है, छोटा बनता है और वास्तविक होता है। ये सब कंडीशंस हम आज की क्लास के तहत लेंगे। तो हम देख रहे हैं गोलीय दर्पण, उत्तल एवं अवतल दर्पणों से प्रतिबिंबों का निर्माण। तो पहले हम इसके बारे में लिख लेते हैं। जब किसी दर्पण के सामने वस्तु को रखा जाता है तो वस्तु से चलने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस स्थान पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जब किसी दर्पण के सामने, जब किसी दर्पण के सामने, जब किसी दर्पण के सामने, जब किसी दर्पण के सामने वस्तु को रखा जाता है, वस्तु को रखा जाता है
वस्तु को रखा जाता है तो इस वस्तु से चलने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस स्थान पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। जब किसी दर्पण के सामने वस्तु को रखा जाता है तो इस वस्तु से चलने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है उस स्थान पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। मतलब ये हो गया कि प्रतिबिंब के निर्माण के लिए कम से कम दो प्रकाश किरणों की आवश्यकता होगी। दो से कम प्रकाश किरणों में हम प्रतिबिंब का निर्माण नहीं कर सकते जब तक दो किरणें क्रॉस नहीं होगी। तो क्या हो गया हमारे पास कि हम अगर प्रतिबिंब का निर्माण करना चाहते हैं तो हमारे पास कम से कम दो आपतित किरणें होनी चाहिए। दो से अधिक कितनी भी हो लेकिन कम से कम दो से ज्यादा तो कितनी भी ले सकते हैं, तीसरी ले सकते हैं, चौथी ले सकते हैं, लेकिन दो मिनिमम चाहिए प्रतिबिंब के निर्माण के लिए। अब यहाँ पर अपन ने जब इस डेफिनेशन को पढ़ा तो यहाँ पर दो शब्द आ रहे हैं कि परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, ये वास्तव में मिल रही है, जिस बिंदु पर मिलती है। फिर आगे हमने लिखा या मिलती हुई प्रतीत होती है। दो शब्द मेरे पास, मिलती है या शब्द लग रहा है या मिलती हुई प्रतीत होती है। मतलब ये हो गया कि यहाँ पर या तो रियल में मिलेगी या वर्चुअल कंडीशन में रहेगी। मतलब क्या, या तो वास्तव में मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होगी। तो अगर वास्तव में मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब हो गया, मिल रही है तो, और मिलती हुई प्रतीत हो रही है तो आभासी हुआ। तो इस आधार पर प्रतिबिंबों को दो भागों में बांटा जा सकता है, क्योंकि यहां पर शब्द आ रहा है मिलती है एक कंडीशन या मिलती हुई प्रतीत होती है दूसरी कंडीशन। तो गोले दर्पण कितने प्रकार के हो गए इस आधार पर? दो प्रकार के। तो यहां हम लिख सकते हैं गोलीय दर्पणों को दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। पहला वास्तविक प्रतिबिंब जिसे हम रियल इमेज कहते हैं। क्या बोलते हैं? रियल इमेज। दूसरा हमारे पास है आभासी प्रतिबिंब, जिसे हम
क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। तो इन दो कंडीशन के आधार पर हम इसको दो भागों में बांट दिया। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तव में यदि मिलती है तो, और मिलती हुई प्रतीत होती है तो आभासी प्रतिबिंब। एक तो हो गया रियल इमेज और दूसरी होगी वर्चुअल इमेज। अब हम पहली परिभाषा पढ़ते हैं, फर्स्ट डेफिनेशन, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। परिभाषा हमारे सामने है, इसी परिभाषा से ये बनेगी। यहां पर आ जाएगा, जब किसी दर्पण के सामने, जब किसी दर्पण के सामने वस्तु को रखा जाता है और इस वस्तु से चलने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ऐसे जो प्रतिबिंब होते हैं वो हो, जो ऐसे प्रतिबिंब होंगे, ऐसे प्रतिबिंब कौन से कहलाएंगे, हमारे पास वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएंगे, क्योंकि इसमें रियल में दोनों परावर्तित किरणें मिलेंगी, इस वजह से कहलाते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। तो इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं, जब वस्तु से चलने वाली, जब वस्तु से चलने वाली, जब वस्तु से चलने वाली दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें, जब किसी वस्तु से चलने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें जब वस्तु से चलने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर, परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती है, परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती है, किसी बिंदु पर मिलती है, परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती है, तो इस स्थिति में, तो इस स्थिति में मिलती है, तो इस स्थिति में प्राप्त प्रतिबिंब, तो इस स्थिति में प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाते हैं। तो यहां पर क्लियर है कि जब वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती है, मतलब रियल में मिलेंगी, तो ये कहलाएंगे हमारे पास वास्तविक प्रतिबिंब। अब वास्तविक जो प्रतिबिंब होते हैं वो कैसे होते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। तो वास्तविक जो प्रतिबिंब है वो सदैव उल्टे बनते हैं, मतलब उनकी कंडीशन क्या होगी, उल्टे। जैसे हम सीधे खड़े हैं तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, नोट लगा के लिख सकते हैं हम इसको, नोट, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे बनते हैं। जैसे कोई वस्तु ए बी है तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा बी ए, मतलब उसका उल्टा। तो ये कहलाते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। इसमें वास्तव में रियल में किरणें मिलेगी, एक ही एक परिभाषा रहेगी। आभासी प्रतिबिंब की केवल
ये शब्द चेंज हो जाएगा, किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इन्हें बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। और जो वास्तविक प्रतिबिंब है उन्हें हम पर्दे पर भी प्राप्त कर सकते हैं। किसे प्राप्त कर सकते हैं? पर्दे पर। जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। दूसरा है हमारे पास आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब अब आभासी प्रतिबिंब की परिभाषा हो जाएगी, जब वस्तु से चलने वाली चलने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें जब वस्तु से चलने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इस स्थिति में आभासी प्रतिबिंब, इस स्थिति में प्राप्त प्रतिबिंब, तो इस स्थिति में प्राप्त प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाते हैं। आभासी प्रतिबिंब कहलाते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब में कंडीशन थी कि परावर्तन के पश्चात दोनों जो किरणें वास्तव में मिलेंगी, तो इससे तो बोल गए अपने, इसको तो बोलेंगे हम वास्तविक प्रतिबिंब। और आभासी प्रतिबिंब में परावर्तन के पश्चात जो दोनों किरणें हैं वो केवल मिलती हुई प्रतीत होंगी, रियल में मिलेंगी नहीं। क्या होगी? रियल में मिलेंगी नहीं, केवल मिलती हुई प्रतीत होंगी, तो इसे हम बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। और जो आभासी प्रतिबिंब होते हैं इन्हें कभी भी पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये वास्तविक है ही नहीं, तो इनको पर्दे पर भी हम नहीं ले सकते। यहां पर हमने देखा था कि वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे बनते थे, तो आभासी प्रतिबिंब क्या बनेंगे? सीधे बनेंगे। क्या बनेंगे? ये सीधे बनेंगे। तो देखते हैं हम यहां पर एक लैंग्वेज और लिखते हैं कि नोट लगाकर लिख लो, NOT नोट। नोट में हमारे पास आ जाएगा कि आभासी प्रतिबिंब सीधे प्राप्त होते हैं। आभासी प्रतिबिंब सीधे प्राप्त होते हैं। इन्हें पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इन्हें पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो ये दोनों प्रतिबिंब थे, एक तो पहला तुम्हारे पास वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासी प्रतिबिंब।
तो ये हो गया बेटा हमारे पास वार्षिक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब की डेफिनेशन। अब हम लेंगे अवतल उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे किया जाता है। उसके लिए हमारे पास चार कंडीशन है, चार किरणें लेते हैं, चार किरणों में से कोई भी दो किरणों के परावर्तन के पश्चात मिलने से प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता है। तो नेक्स्ट कंडीशन ले रहे हैं हम यहाँ पर, अवतल एवं उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण करने के लिए अवतल एवं उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण करने के लिए हम अवतल एवं उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण करने के लिए हम चार प्रकार की आपतित किरणों में से किन्हीं दो किरणों का उपयोग करते हैं। निर्माण करने के लिए हम चार प्रकार की आपतित किरणों में से, में चार किरणें हैं तो चार में से कोई भी दो किरण में से किन्हीं भी दो किरणों का उपयोग करते हैं। किन्हीं भी दो किरणों का उपयोग करते हैं। मतलब हमारे पास कंडीशन हो गई कि जो अवतल एवं उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे उसमें हम चार किरणों में से किन्हीं भी दो किरणों के मिलने से प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। मतलब किरणें तो चार प्रकार की समझेंगे हम, लेकिन कोई भी दो किरणें, ये आपकी इच्छा है कोई भी दो किरणों से, ऐसा नहीं मैं कोई दो किरणें लेकर उससे प्रतिबिंब बनाऊं, तो आप भी वही दो किरणें लें। आप कोई अन्य दो किरणें ले सकते हैं, उनसे भी प्रतिबिंब उसी स्थान पर बनेगा जिन स्थान पर मैं जो किरणें लेकर बना रहा हूं। मतलब चार किरणें हैं, चार किरणों में से कोई भी दो किरणें ली जा सकती है। पहली ले लो, फर्स्ट ले लो, फोर्थ ले लो, सेकंड ले लो, थर्ड ले लो, पहली तीसरी ले लो, दूसरी चौथी ले लो, कोई भी दो किरणें ले लो, कम से कम दो किरणें लेनी हमें कोई भी, उन्हीं से प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। अब हम वो चारों कंडीशन देखते हैं कि कौन कौन सी वो कंडीशंस है जिसमें प्रतिबिंब का निर्माण होता है। वो चारों कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशंस, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। पहली कंडीशन से मैं पहले चारों चित्र आप लोगों को समझा देता हूं, उसके बाद ही हम आगे इन कंडीशंस को लिखेंगे। या पहले कंडीशंस लिख लें तो पहले कंडीशन लिख लो। पहली कंडीशन, चार कंडीशंस पढ़ेंगे अपन, चारों कंडीशंस में से कोई भी दो कंडीशन यूज करके प्रतिबिंब का निर्माण किया जा सकता है। तो पहली कंडीशन ले रहे हैं अपन, जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती हुई मुख्य अक्ष के समांतर चलती हुई दर्पण से परावर्तन के
परावर्तन के पश्चात दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस कैपिटल एफ से होकर गुजरती है। मतलब ये हो गया, जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा करेक्शन किया जा सकता है, जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, करते हैं अपन यहाँ पर, चलती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ से होकर गुजरती है। मतलब जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगी, जो मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरणें आएंगी वो दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य फोकस से होकर गुजरेंगी। ये पहली कंडीशन हमारे है। तो पहली कंडीशन का डायग्राम हम देखते हैं क्लियरली में, ये कैसा क्लियर रहेगा डायग्राम। ये देखें हम, ये हमने अवतल दर्पण ले लिया, कोई भी दर्पण लिया जा सकता है, पहले तो हम अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं। ये अवतल दर्पण लिया और ये अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष है। ये क्या है हमारे पास, अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष। कौन सा अक्ष, मुख्य अक्ष। और ये इसका वक्रता केंद्र C है और ये इसका मुख्य फोकस F है। अब बात कर रहे हैं पहली कंडीशन में, जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से होकर गुजरती है। तो ये माना हमने, ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, तो मुख्य अक्ष कौन सा है, ये वाला है हमारे पास, ये वाला मुख्य अक्ष। और ये प्रकाश किरण जो है ये भी मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, और यहाँ से जैसे ही इसका परावर्तन होगा तो यह लिखा हुआ है कहां से होकर गुजरेगी, एफ से। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष इस प्रकार से है, तो ये किरण इसके समांतर आ रही है और यहां से परावर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस एफ से होकर गुजर जाएंगी। ये कंडीशन, पहली कंडीशन। तो पहली तो कंडीशन ये हो गई हमारे पास कि फर्स्ट किरण कि एक तो प्रकाश किरण में ये कंडीशंस आती है। दूसरी कंडीशंस की हम बात करें, मतलब अभी पहली किरण 4 कंडीशन पढ़ेंगे, 4 में से कोई भी 2 कंडीशन अप्लाई करके हम प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन हमारे पास है वक्रता केंद्र C से, वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली आपतित किरण परावर्तन के पश्चात उसी पथ पर लौट आती है। दूसरी कंडीशन, वक्रता केंद्र C, वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली, वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली आपतित किरण, वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली आपतित किरण परावर्तन के पश्चात, वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली आपतित किरण परावर्तन के पश्चात, वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली आपतित किरण परावर्तन के पश्चात उसी पथ पर वापस लौट आती है, उसी पथ पर वापस लौट आती है, उसी पथ पर वापस लौट आती है। ये दूसरी किरण हम ले रहे हैं, तो ये दूसरी कंडीशंस कि ये वही हमारे पास अवतल दर्पण है, ये हमारे पास अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष हो गया अवतल दर्पण का, ये इसका वक्रता केंद्र C, इस दर्पण का वक्रता केंद्र C है और ये मुख्य फोकस F है। हम बात कर रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है जो किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, मतलब कि आपतित किरण वक्रता केंद्र से होकर
जा रही है तो ये इसी मार्ग पर वापस लौट आती है। दूसरी कंडीशन हमारी हो गई। तीसरी कंडीशन की हम बात करें, पहली कंडीशन क्लियर है, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, दर्पण से परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग पर लौट आएंगी। तीसरी कंडीशन हम लेते हैं थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन से मेरे पास जो किरण मुख्य फोकस से होकर जाती, इसका उल्टा, जो किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, मतलब पहले का ही विलोम चलेगा। मतलब यहाँ पर किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही थी और मुख्य फोकस से होकर गुजर रही थी। अब यहाँ से किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो तीसरी जो किरण है मेरे पास वो है मुख्य फोकस से होकर या मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण, मुख्य फोकस से होकर, मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली, मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण, प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य फोकस होकर गुजरने वाली आपतित प्रकाश किरण बोल दो या प्रकाश किरण बोल दो, गुजरने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मेरी तीसरी कंडीशन थी। तो तीसरी कंडीशन में हम इसका डायग्राम बनाते हैं थर्ड कंडीशंस का। देखो ये डायग्राम है, ये हमने अवतल दर्पण ले लिया। अब अवतल दर्पण जो है ये इसका मुख्य फोकस, सॉरी मुख्य अक्ष, यह अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष है, ये इसका वक्रता केंद्र C है और ये इसका मुख्य फोकस F है। अब बात कर रहा हूं मैं, जो आपतित किरण मुख्य फोकस से, जो आपतित किरण मुख्य फोकस F से होकर गुजरेगी, यह आपतित किरण हो गई, मुख्य फोकस F से होकर गुजरती है, वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ये मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये तो हो गई हमारे पास आपतित किरण जो मुख्य फोकस से होकर जा रही है, और यहाँ पर दर्पण है और इस दर्पण से इसका परावर्तन होता है और परावर्तन होकर ये जैसे मुख्य अक्ष था उस मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई परावर्तित किरण। तो ये हमारा पास मुख्य अक्ष है और ये कौन सी किरण है, परावर्तित किरण, दोनों एक दूसरे के समांतर हो गई। मतलब पहली कंडीशन की विपरीत कंडीशन, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, तीन किरणें हमने बना ली। चौथी किरण मतलब फोर्थ कंडीशंस में, फोर्थ कंडीशन में क्या है, यदि कोई प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है तो यह आपतित किरण एवं परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के साथ बराबर कोण बनाती है। तो फोर्थ कंडीशन है हमारे पास, यदि कोई प्रकाश किरण दर्पण के, यदि कोई प्रकाश किरण
दर्पण के ध्रुव ओ पर आपतित होती है, यदि कोई प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव ओ पर आपतित होती है तो यह आपतित किरण होती है तो यह आपतित किरण तो यह आपतित किरण तो यह आपतित किरण एवं परावर्तित किरण तो यह आपतित किरण एवं परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के साथ बराबर कोण बनाती है। मुख्य अक्ष के साथ क्या करती है? ये बराबर कोण बनाती है, बराबर कोण बनाती है। इसका भी हम डायग्राम देखते हैं। ये हमारे पास का डायग्राम है। ये वही, चलो इसको देख लेते हैं। ये अवतल दर्पण, ये इसका मुख्य अक्ष, ये अवतल दर्पण हो गया, ये दर्पण का मुख्य अक्ष हो गया, और ये इसका वक्रता केंद्र C, और ये इसका मुख्य फोकस F। किसका? इस अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र, इसका अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। अब बात कर रहे हैं हम, यदि कोई प्रकाश किरण ध्रुव O पर आपतित होती है, कहां पर आपतित होती है? ये ध्रुव O पर। तो ये हमारे पास ध्रुव O है, और ये किरण यहां से इसके ऊपर आपतित हो रही है। किस पर? ध्रुव O पर। तो ये आपतित किरण हो गई, और यहां से ये परावर्तित किरण कितनी हो गई? ये परावर्तित किरण। तो ये तो कौन सी किरण हो गई? आपतित किरण, और ये हो गई परावर्तित किरण। तो यहां पर हम बता रहे हैं कि आपतित एवं परावर्तित किरण जो होती है, ये मुख्य अक्ष के साथ बराबर कोण बनाती है। मतलब ये जो कोण जितने डिग्री का बन रहा है, कोण आई, ये कोण आई हम ले लें, और ये परावर्तन कोण R ले लें, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। इस कंडीशन में कोण I बराबर कोण R, ये कंडीशंस हमारे पास अप्लाई होती है, 4 कंडीशंस। तो ये 4 किरणें हमने पढ़ी है। इन 4 किरणों में से कोई भी 2 किरणों का उपयोग करके, पहली किरण, दूसरी किरण, तीसरी किरण, चौथी किरण, इन 4 किरणों में से कोई भी 2 किरणों का उपयोग करते हुए हम प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं। हमें जरूरी नहीं कि चारों किरणें ही उस डायग्राम के अंदर बनानी। यदि चारों किरणें हम उस डायग्राम पे बनाएंगे तो प्रतिबिंब तो उसी जगह बनेगा, लेकिन जो डायग्राम साफ सुथरा बनना चाहिए वो बिल्कुल किच पिच हो जाएगा, मतलब बिल्कुल साफ तुम्हें समझ में नहीं आएगा। इसलिए कोई भी 2 किरण उठा लो, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं पहली दूसरी किरण से प्रतिबिंब का निर्माण करता हूं तो आप भी पहली दूसरी किरण से प्रतिबिंब का निर्माण करें। मैं दूसरी तीसरी किरण से प्रतिबिंब का निर्माण करता हूं तो जरूरी नहीं है आप भी करें। मैं पहली चौथी किरण से प्रतिबिंब का निर्माण करता हूं तो जरूरी नहीं है आप भी पहली चौथी किरण ही लें। आपकी इच्छा है। कोई भी 4 किरण है, और 4 किरणों में से कोई भी 2 किरण हमें उठाकर देखनी है, और 2 किरणों में से जैसे ही मैं जो डायग्राम बनाऊंगा
और जहां पर प्रतिबिंब आएगा सेम तुम आप लोग जो दो किरणें उठाकर प्रतिबिंब का निर्माण करोगे तो उसका डायग्राम भी उसी जगह बनेगा। तो इसमें हम बाउंड नहीं है कि जो किरण में ले रहा हूं वही किरण आप लोग लें। तो कोई भी दो किरणें उठाना और दो किरणें उठाकर प्रतिबिंब का निर्माण करना, वो क्या होगा उसी जगह प्राप्त होगा जिस जगह मैं बना रहा हूं। तो हमने 4 किरण पढ़ी है, एक बार और रिपीट कर दूं क्योंकि जो भी हम प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे इसी के अकॉर्डिंग प्रतिबिंब के निर्माण होंगे। तो पहली जो किरण मैंने ली थी फर्स्ट, मैंने बताया सबसे पहले कंडीशन पहली किरण में तुम्हें, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, जो आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती, ये पहली कंडीशन अपनी। कौन सी कंडीशन? फर्स्ट कंडीशन। मतलब जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जो किरण वक्रता केंद्र सी से होकर जाएगी, जो आपतित किरण वक्रता केंद्र सी से होकर गुजर रही है, वो दर्पण से क्या होगी? परावर्तित होगी और परावर्तित होकर पुनः उसी मार्ग पर लौट आएगी। तो दूसरी किरण हो गई, जो किरण वक्रता केंद्र सी से होकर दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर लौट आती है, ये दूसरी किरण पढ़ी थी हमने। तीसरी कंडीशन हमने पढ़ी है, जो किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, जो किरण पहले तो हमने पढ़ा था पहली किरण में जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है फोकस से होकर गुजरती है, और अब जो किरण ले रहे हैं तीसरी वो किरण ले रहे हैं, जो किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी, मतलब जो आपतित किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, वो किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ये तीसरी किरण। चौथी किरण अपने पास है, जो किरण मतलब जब कोई प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है, तो यहां से जब इसका परावर्तन होगा तो आपतित किरण एवं परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के साथ बराबर कोण बनाती है। मतलब ये हो गया कि आप जो किरण आपतित किरण ध्रुव पर आपतित होती है, वो जितना आपतन कोण बनाती है उतने ही कोण से वो परावर्तित हो जाती है। ये 4 कंडीशन हमारी प्रतिबिंब के निर्माण करने के लिए आवश्यक है। इनमें से किन्हीं भी 2 किरणों का उपयोग करके हम प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे किया जाता है। यदि हम वस्तु को अनंत पर रखें तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? यदि वस्तु को हम अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य रखें तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? यदि वस्तु को हम वक्रता केंद्र सी पर रखें तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? यदि वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखा जाए तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? यदि हम वस्तु को फोकस पर रखें तो प्रतिबिंब क्या कहां बनेगा? ये सब कंडीशंस और इनके डायग्राम हम ब्लैक बोर्ड पर देखेंगे। तो देखें, अब अगला टॉपिक जो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। अगला टॉपिक हमारा है अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। फिर उत्तल का भी हम देखेंगे। तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण हमारा नेक्स्ट टॉपिक है।